अभी आपने कहा कि जो सरकार के पक्ष में होगा तो काम करवाया जा सकता है, मतलब जहाँ विपक्ष का होगा क्या वहाँ पे बीजेपी सरकार कार्य नहीं करेगी? देखिए, मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ कि हरियाणा के अंदर पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका नारा यही है कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलते हैं, चाहे कोई एमएलए पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो ऐलनाबाद की जहाँ तक बात है, अभी आपने बोला जात पात की बात नहीं करते, कल आपकी रैली थी एक, वहाँ पर आपके पुराने मंत्री थे, पूर्व में मंत्री रहे हैं पवार साहब, उन्होंने सीधे तौर पे कहा हमारे साथ इतना एससी है इतना ओबीसी है, तो ये जात पात की बात नहीं थी क्या? नहीं, ये जात पात की बात उपचुनाव की अगर बात करें तो वहाँ पे बड़े सपने दिखाए गए थे जनता को, बड़े बड़े वायदे करे गए थे, और ऑन द रिकॉर्ड ये हमारे पास सबूत भी, एक वीडियो भी है संजय भाटिया जी की, जिन्होंने कहा था, जो लास्ट पीसी थी उस चुनाव की, उन्होंने कहा था ऑन द कैमरा कि भाई अगर यहाँ से हमारा कैंडिडेट नहीं जीतता है तो भी जितने वायदे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। हालांकि अगर हम देखें तो वहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखी गई अभी तक, वो IMT भी वहाँ पर नहीं दिखाई देती है, वो जनता को यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य जो कहा था कि इसको बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर। तो भाई रणवीर सिंह गंगवा अपने साथ मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, बातचीत करते हैं। अभी ऐलनाबाद चुनाव के अंदर मौजूद है, कुछ सवाल हैं, कुछ जनता के सवाल हैं, सबके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक हो जी? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, स्पीकर साहब ऐलनाबाद के अंदर हो, इससे पहले अगर मैं याद दिलाऊं तो आज से 10 महीने 11 महीने पहले बड़ौदा उपचुनाव था, वहाँ भी एक लहर चली थी कि भाई बीजेपी जीतेगी, योगेश्वर दत्त जीतेगा, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पर रिजल्ट जो है जनता कह रही है कि भाई ऐसा नहीं होगा। इसमें कितनी सच्चाई आपको दिखाई देती है? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर रिजल्ट देना जनता का काम है जी। हम अपनी बात लेकर के जनता में जा रहे हैं, और जहाँ तक ऐलनाबाद की बात है, मुझे काफ़ी गाँव के अंदर जाने का मौका मिला है। मैं जनता का जो रुझान है उसको देखते हुए निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर ऐलनाबाद में पहली बार कमल खिलेगा। हमारा जो कैंडिडेट है गोविंद कांडा जी, वो भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि लोगों ने एक मन बना लिया है। मैं गाँव के अंदर गया, काफ़ी गाँव के अंदर काफ़ी पिछड़ापन है, अभी पिछड़ापन है, जिसमें कोई पानी की भी दिक्कत है, रोड्स की भी दिक्कत है, और भी काफ़ी परेशानियां हैं लोगों को, जो छोटे छोटे काम समय समय पर होने चाहिए। और ये ना होने का कारण केवल ये है कि यहाँ लगातार विपक्ष के एमएलए चौधरी अभय सिंह जी बनते रहे, और उनकी जो कोई भी हलके का जो नुमाइंदा होता है, उनकी जिम्मेवारी होती है कि सरकार के सामने वो हलके के लोगों की समस्याएँ रखें। लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जिसकी सरकार होती है, जो मुख्यमंत्री होता है वो पूरे प्रदेश का होता है, किसी एक हल्के का या कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता। लेकिन मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि हमारे यहाँ इस तरह की परंपराएं हैं कि हमारी तो सरकार नहीं है जी, हमारे तो सरकार तो बीजेपी की है, इसलिए हम सरकार के सामने समस्याएं नहीं रखेंगे। अब हल्के का नुमाइंदा अगर हल्के की समस्याएं नहीं रखेंगे तो फिर कहीं न कहीं वो हल्का पिछड़ जाता है, और यही कारण है कि ऐलनाबाद आज लगातार विपक्ष में रहने के कारण पिछड़ा हुआ है। लोगों ने अब मन बना लिया है कि जहां कैंडिडेट की एक अच्छी छवि है, एक अच्छा समाज सेवी कैंडिडेट है, वो खुद ही अपने आप में पहले ही लोगों की, जनता की काफ़ी सेवा करता है, चाहे हॉस्पिटल की से, चाहे और गरीब कन्याओं की शादी करा करके हर तरह की मदद करने का काम करता है। और लोगों ने अब, क्योंकि सरकार के अंदर ही विकास कराया जा सकता है, इसलिए विकास के लिए लोग जो है गोविंद कांडा को मत देने का काम करेंगे। अभी आपने कहा कि जो सरकार के पक्ष में होगा तो काम करवाया जा सकता है, मतलब जहाँ विपक्ष का होगा क्या वहाँ पे बीजेपी सरकार कार्य नहीं करेगी? देखिए, मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ कि हरियाणा के अंदर पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका नारा यही है कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलते हैं, चाहे कोई एमएलए पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो ऐलनाबाद की जहाँ तक बात है, लगातार अभय सिंह जी यहाँ से एमएलए रहे, मैंने भी उनके साथ काफ़ी समय तक कार्य किया है, लेकिन वो इनका एक ही कहना था कि बीजेपी की सरकार है, हम इनके सामने काम नहीं कहेंगे। भाई बीजेपी की सरकार, अगर आप काम नहीं कहोगे तो आप तो अकेले एमएलए हो, एक एमएलए से सरकार कैसे बनेगी? तो इसलिए ये पिछड़ा हुआ रह गया, क्योंकि कोई भी जो नुमाइंदा है उसकी जिम्मेवारी होती है, लोग उसको चुन करके भेजते हैं कि आपकी समस्याएं क्या है, वो समस्याएं ना उठाने के कारण इस इलाका जो है पिछड़ा हुआ रहा। चलिए मान लेते हैं अभय सिंह चौटाला जी ने नहीं बताया कि ऐसे कार्य हैं, तो एमपी तो आपका है यहाँ पे, उसके बावजूद भी यहाँ पे कार्य नहीं है। अभी आप ही ने बोला है कि भाई यहाँ का जो हल्का ये पिछड़ा हुआ है। मैंने जैसे पहले कहा कि लगातार पिछले काफ़ी समय से
मेरे ख्याल से पिछले 17 सालों से जी यहाँ लगातार विपक्ष का एमएलए जो है वो बनता रहा है। यहाँ कोई पक्ष का जो सरकार का एमएलए जो है वो नहीं बना, यही कारण है। और जो नुमाइंदा जो होता है सही मायने में विकास कराने के लिए स्टेट का, वो काम एमएलए का होता है कि तमाम चीज़ें जो है सरकार के सामने रखे। जहाँ तक एमपी की बात है, एमपी का काम है सेंटर के अंदर देश के लिए कानून बनाना, वो पार्लियामेंट बनाने का काम करती है। स्टेट के विकास कार्यों की जहाँ तक बात है, स्टेट के और जो हल्के की जो दिक्कतों की बात है, वो बात होती है विधानसभा के अंदर, वहाँ का नुमाइंदा उठाने का काम करे। बड़ौदा उपचुनाव की अगर बात करें तो वहाँ पे बड़े सपने दिखाए गए थे जनता को, बड़े बड़े वायदे करे गए थे। और ऑन द रिकॉर्ड ये हमारे पास सबूत भी, एक वीडियो भी है संजय भाटिया जी की, जिन्होंने कहा था, जो लास्ट पीसी थी उस चुनाव की, उन्होंने कहा था ऑन द कैमरा कि भाई अगर यहाँ से हमारा कैंडिडेट नहीं जीतता है तो भी जितने वायदे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। हालांकि अगर हम देखें तो वहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखी गई अभी तक, वो IMT भी वहाँ पर नहीं दिखाई देती है। वो जनता को यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य जो कहा था कि इसको बनाएंगे, वो भी अभी तक नहीं है। देखिए, पिछले जो समय कुछ समय से, चाहे वो कोरोना हो चाहे किसान आंदोलन हो, इसके कारण काम जरूर प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये हमारा जो मुख्यमंत्री है आदरणीय मनोहर लाल जी, जैसे मैंने पहले कहा, ऐसा मुख्यमंत्री है जो कह दिया वो करेगा। उस बात का कोई मतलब नहीं है कि वहाँ हमारा एमएलए नहीं है, वहाँ हमारे जो कैंडिडेट है उसको कम वोट मिले इसलिए हम विकास कार्य नहीं कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो कह दिया वो निश्चित रूप से जो सरकार की तरफ से घोषणा की गई है, वो एक एक घोषणा जो है पूरी होगी, इसी कार्यकाल के अंदर जो है वो पूरी होगी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। और जहाँ तक वोट की बात है, बड़ौदा अगर चुनाव की भी आप बात करें तो वोट भी हमारे कैंडिडेट को कोई कम नहीं मिला। पीछे जो वोट आया था उससे कहीं बढ़ करके मिला। ये ठीक है कि आज के उस हालात के अंदर क्योंकि बीजेपी किसी तरीके से काबू नहीं आ रही, इसलिए बीजेपी वर्सेस अदर्स, यानी कि सारी पार्टियां एक होकर के, ना तो वहाँ कोई INLD को वोट आया, ना ही कोई और जो दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी रीजनल पार्टियां, उनको कोई वोट आया। केवल कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही जो है वो मुकाबला हुआ, कांग्रेस के साथ और सारी पार्टियां लग गई। इसके कारण कहीं न कहीं वहाँ चुनाव, चलो ठीक है, वो बेशक हम ना जीत पाए हों, लेकिन लोगों का दिल जीतने का काम किया है हमने। हमारा कैंडिडेट वहाँ भी बहुत बढ़िया था, इंटरनेशनल प्लेयर था, और लोगों ने खुल करके उसको वोट भी दिया है। अच्छा, अगर बात करें, अभी आपने बोला कि भाई वहाँ का जो हमारा डिफरेंस था हार का, वो मतलब काफ़ी वोट मिले हैं, पर हार का अगर डिफरेंस देखें तो कमज़ोर वहाँ पे बीजेपी क्यों, ये मैं बताना चाहूँगा। जो 2019 का चुनाव था, वहाँ करीबन 4,500 से हार हुई थी बीजेपी के उम्मीदवार के, वही योगेश्वर दत्त की, और अब वो 10,200 प्लस से हार हुई थी वहाँ पर। तो आप कैसे कह सकते हो कि वहाँ पे वोट काफ़ी? मैंने पहले कहा जैसे कि अभी पहले से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट को वोट मिला है, तो गठबंधन था आपकी। जो बाकी जो वोट है वो बीजेपी वर्सेस अदर्स का चुनाव वहाँ जो बनाया गया उन लोगों ने, तो ये लोग वो लोग हैं कहीं जात पात की, कहीं पार्टीबाजी की बात करके, और इस टाइप का करने में वो कामयाब हो गए। लेकिन हर बार जैसे कहते थे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोगों के बात समझ में आ जाती है। और इसलिए मैंने जैसे पहले कहा कि पहले जितने वोट आए थे, शायद अगर मुझे सही है तो मेरे ख्याल से 45-46 हज़ार वोट पहले पीछे हमारे जो कैंडिडेट के आए थे, और इस बार वो वोट मेरे ख्याल से 50,000 से भी ज़्यादा वोट जो है वो इस बार हमारे कैंडिडेट को आए। अभी आपने बोला जात पात की बात नहीं करते, कल आपकी रैली थी एक, वहाँ पर आपके पुराने मंत्री थे, पूर्व में मंत्री रहे हैं पवार साहब, उन्होंने सीधे तौर पे कहा हमारे साथ इतना SC है, इतना OBC है, तो ये जात पात की बात नहीं थी क्या? नहीं, ये जात पात की बात नहीं है। SC और OBC की बात जहाँ तक है, हमने जो इन वर्गों के लिए काम किया है, वंचित वर्ग है हमारे समाज के अंदर, हमारी जो पार्टी है वो आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो नारा था अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचे, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए हो, और चाहे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हो, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो, उसके लिए, यानी कि जो सरकारी सेवाएं हैं उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक जब पहुँचे, तो यही उनका नारा था। और यही जो हमारे जो संविधान निर्माता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनका भी यही मानना था, उनका भी यही कहना था कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा
तब तक कोई भी प्रदेश, कोई भी समाज जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर वर्ग के लिए कार्य करती है। जैसे बैकवर्ड क्लासेस की आपने बात कही, बैकवर्ड क्लासेस का अब तक कोई भी पंचायतों का रिजर्वेशन नहीं था। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पीछे जो विधानसभा का सत्र था उसमें ये पास किया कि आने वाले जो चुनाव है उसके अंदर बैकवर्ड क्लासेस के भी 8% जो है पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन होगी। उनके अपने सरपंच भी बनेंगे, उनके जिला परिषद के मेंबर भी बनेंगे, ब्लॉक समिति के मेंबर भी बनेंगे। जब तक हर वर्ग के लोग, जहां चाहे वो विधानसभा है चाहे वो पंचायतें हैं, जो चुन के नहीं जाएंगे, तब तक उस वर्ग की पूरी जो दिक्कत और परेशानी है वो समझ में नहीं आ सकती। और इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये तमाम योजनाएं शुरू की है। अगर हम इन योजनाओं को हम अगर बताते हैं कि हमने बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये किया, हमने शेड्यूल कास्ट के लिए ये किया, हमने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए ये योजनाएं लेकर के आए, हमने और विकास कार्य ये किए, उसको अगर आप जात पात का नारा देते हैं तो ये मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी, विकास कार्य के अभी आपने कहा कि हम गिनवा नहीं रहे, पर कल सुनीता दुग्गल जी ने तो गिनवाए हैं वहाँ मंच के ऊपर से कार्य हमने ये करवाया। जब कोई सवाल उठाएगा, जब कोई ये बात कहेगा कि यहाँ से जो है MP बन करके सुनीता दुग्गल जी चली गई, कभी हमारे बीच में आई नहीं, कभी कोई विकास कार्य हुए नहीं, तो उन्होंने उन लोगों को जवाब देने का काम किया है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, स्टेट से भी ये विकास कार्य यहाँ करवाए हैं। जहाँ तक ना आने की बात थी तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो किसान आंदोलन चल रहा था, जिस तरीके से ये किसान आंदोलन हिंसा पे उतारू था, तो उस वजह से वो नहीं आ पाई। इसलिए तमाम चीज़ें उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देने का काम सिरसा के जनता के सामने जो किया। चलिए किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। किसान आंदोलन के अंदर जो हत्या हुई है उसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि काफ़ी जो फोटोज़ है वो वायरल किए जा रहे हैं। जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, वो हत्यारा उनके साइड में खड़ा, वो फोटोज़ वायरल किए जा रहे हैं। कहीं ये साजिश तो नहीं है कोई? निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटनाओं का कहीं भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कानून अपनी कार्रवाई करेगा और कड़े कार्रवाई जो है उन लोगों के खिलाफ की जाएगी। ऐसे लोग ना ही तो कोई किसान हो सकते, और ये लोग तो केवल और केवल जो इस टाइप की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो तो मैं क्रिमिनल ही कह सकता हूँ, उसको और कोई नहीं। क्रिमिनल कह सकते हो। आपने अभी कहा आपकी जो गाड़ी थी उसके ऊपर भी पत्थरबाजी हुई थी, बताया जा रहा है कि उनके ऊपर भी केस वगैरह फाइल हुए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हम धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, काले झंडे दिखा सकते हैं, इसकी हमें संविधान इजाज़त देता है। लेकिन संविधान कहीं भी ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के ऊपर हिंसा करो, किसी के ऊपर आप हमला करें। और ये कुछ एक लोग जो मिल करके अब जो चल रहा है वो केवल कोई किसान आंदोलन नहीं है, वो तो केवल जो विरोधी पार्टियों के लोग हैं जो अराजकता फैलाना चाहते हैं और जो इस तरीके का माहौल ख़राब करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ अब वो खुद बेनकाब हो रहे हैं। जो लोग करवा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे INLD के हों, और चाहे ये कामरेड हों जो लाल झंडे वाले हैं। जहाँ भी लाल झंडे वाले बैठ जाते हैं वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है, लोगों के रोजगार चले जाते हैं। इस टाइप के लोग जो है इस और उनके साथ भी कोई अब ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं। किसानों को अब समझ में आ गई है, किसान अपने खेत के अंदर है और उनके समझ में भी आ गई है कि ये तो वैसे ही बहकाने का काम कर रहे हैं। तो इलाहाबाद के किसान कितने लगता है आपको कि भाई साथ हैं बीजेपी? आज मुझे इस चुनाव के अंदर काफ़ी गाँवों के अंदर जाने का मौका मिला है जी। और लोगों के अंदर एक उम्मीद के साथ, एक जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हर रोज़ नए लोग जो है वो जुड़ रहे हैं। और वो इसलिए जुड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हल्के का विकास करवाने का काम करेंगे और आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियों के अंदर विश्वास करने का काम वो लोग कर रहे हैं। विशेष रूप से जो युवा वर्ग जो मुझे देखने को मिला उसके अंदर ये जोश है, क्योंकि युवाओं को जो ट्रांसपेरेंसी के आधार पे, जो मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसमें युवाओं में एक जोश है। क्योंकि आमतौर पर युवा जो है पिछली सरकारों के अंदर भटक गया था। युवा ये सोचता था मैं पढ़ तो लूँगा, लेकिन अगर मेरे माँ बाप की कोई सरकार तक पहुँच नहीं है, किसी MLA मंत्री से जानकारी नहीं है,
या उसके पास पैसा नहीं है तो उसको नौकरी नहीं मिल पाएगी। अभी आदरणीय मनोहर लाल जी ने मेरिट के आधार पर नौकरियां करने देने का काम अभी किया है। उससे युवाओं में जोश है कि आप अगर अच्छे पढ़ोगे तो निश्चित रूप से अपनी योग्यता के आधार पर आप सरकारी नौकरियों के अंदर भी स्थान बढ़ाने का काम करेंगे। और युवा जब अच्छा पढ़ेगा तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नहीं मिल तो प्राइवेट मिल जाएगी, नहीं तो अपना काम भी कर लेगा। यानी एक ट्रैक पे, एक लाइन पे लाने का काम युवाओं को किया है। और आज युवा वर्ग पूर्ण रूप से भारतीय जनता मतलब ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी नौकरी दे रही है युवाओं को, निश्चित तौर पर दे रही है। और उसके अंदर भी कहीं कोई गड़बड़ होने की जो आशंका होती थी, कहीं पेपर लीक हुए और हुए, उनके लिए भी कठोर कदम जो है वो उठाए गए हैं। हमने पिछले विधानसभा के अंदर अगर कोई पेपर लीक के अंदर कोई पाया जाता है, कोई स्लिप भी उसके अंदर पाया जाता है, तो 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना करने का काम किया है, जिससे युवाओं को के साथ कोई अन्याय ना हो। युवाओं के अंदर विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अच्छे पढ़ेंगे तो फिर आपके साथ कहीं कोई अन्याय नहीं होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार लास्ट में क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे? मैं तमाम ऐलनाबाद के मतदाताओं से विशेष रूप से मैं निवेदन करूंगा कि आप चाहे पार्टी की तुलना कर लें, चाहे कैंडिडेट्स की तुलना कर लें, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो समाजसेवी है, हर तरीके से दूसरे कैंडिडेटों से बेहतर है, पार्टी की नीतियां बेहतर है। आप अपने ऐलनाबाद के विकास के लिए इन 3 जो साल अभी बचे हैं सरकार के, तो उनके लिए आप एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर डाल करके भारी मतों से गोविंद गांडा को यहाँ से जिता करके ऐलनाबाद के विकास के अंदर भागीदार आप जो है वो बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख लिया, हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। वीडियो को कर देना शेयर, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक भारत माता की जय।